हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम पर मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको सीक्रेट घर जमाई कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, एक शेयर करें, एक लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना वीडियो को शेयर करते हैं, और कमेंट तो सिर्फ 5-6 लोग ही करते हैं। तो यार, आप 1 घंटे की कहानी सुनते हैं तो 1 मिनट का समय निकाल कर अपना एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक जरूर से जरूर कर दिया करें। और लाइक में तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। और अगर आपने अभी तक हमारी दूसरी कहानी नहीं देखी है, हमारी लव हैकर कहानी शाम को 6 बजे आती है, और हमारी सुपर वुमन मानवी कहानी सुबह 8:15 बजे आती है। अगर आप और भी इंटरेस्टिंग कहानियां देखना चाहते हैं तो इनको देखें। और अगर उनके टाइमिंग में भी अगर आप बदलाव चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो कहानी आपको किस समय चाहिए। अभी हमारी सुपर वुमन सुबह 8:15 बजे आती है और लव हैकर कहानी हमारी शाम को 6 बजे आती है। चलिए, आज की सीक्रेट घर जमाई के 107वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर बिल्कुल नया ताज़ा हो चुका था, क्योंकि उसने अब वो पिल ले ली थी। कल रात जब समर और क्रोकोडाइल किंग के बीच युद्ध का समय था, वो बस ईश्वर का आशीर्वाद था कि आज ही लोअर हेवन किंगडम के टॉप स्टेज पर समर पहुंच गया था। समर को बेशक जिसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए थी, वो था रमन, क्योंकि जो पिल थी वो रमन से ही उसे प्राप्त हुई थी। रमन की टेंडन स्ट्रेंथनिंग गोली की मदद से वो बिना इतनी जल्दी सफलता की हासिल कभी नहीं कर पाता। खैर, समर ने रमन को बेहोश कर दिया। वहीं जब वो होश में आया और उसने देखा कि उसकी गोलियां गायब हो गई थी, तब उसे समर पर बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने का मन बना लिया था। वहीं इधर समर की त्वचा, मेरिडियन और रक्त धाराओं की अशुद्धियां पूरी तरह से निकल चुकी थी। अब सिर्फ हड्डियों में बची ही थी। समर हल्के से मुस्कुराया और बाथरूम की तरफ चला गया। गर्म पानी से नहाने के बाद वो बिस्तर पर चला गया, क्योंकि वो दिन में खरीदारी में और रात में रमन से लड़ाई करने में व्यस्त होने के कारण बहुत ज्यादा थक गया था। अगले दिन समर जब सुबह जल्दी उठा और तरोताजा महसूस कर रहा था। टॉप स्टेज पर पहुंचने के बाद वो और भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा था, जिसका मतलब था कि चाहे वो कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, बस एक रात आराम करने से पूरी तरह से ठीक हो सकता था। समर किचन में गया और उसने एक सामान्य सा नाश्ता तैयार कर लिया, जो उबले हुए अंडों का स्टू था। और अब तक उबले हुए अंडों का स्टू तैयार किया जब तक कियारा भी उठ गई थी। कियारा ने उसके पास आते हुए एक मोहक मुस्कान के साथ पूछा, डियर, आज आपने नाश्ते में क्या बनाया है। उसका शांत चेहरा बिल्कुल ज्यादा सुंदर लग रहा था। सुंदर लड़कियां जहां भी हों हमेशा एक आकर्षक दृश्य बना देती थी। समर ने मुस्कुराते हुए स्टीमर से उबले हुए अंडे का स्टू निकालते हुए कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए उबले हुए अंडे का स्टू बनाया है, जो तुम्हारे चेहरे को और ज्यादा खूबसूरत और एंटी एजिंग के लिए फायदेमंद होगा। ये सुनकर कि यह सुंदरता बनाए रखने और जमा रहने में मदद कर सकता है, कियारा की आंखों में उत्साह की एक झलक आ गई। वो खुशी से झूम उठी थी। लड़कियों के लिए अपनी सुंदरता सबसे ऊपर होती थी, और सभी लड़कियां सुंदर दिखने की चाहत रखती थी। दोनों ने एक साथ खुशी खुशी नाश्ता कर लिया। समर ने नाश्ते के बाद कियारा से कहा, हनी, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं टाइगर ग्रुप जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर कियारा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, जान, हमारी शादी में बस आधा महीना बाकी है, फिर आप टाइगर कॉन्टिनेंट क्यों जा रही हैं। समर ने उसको अपनी बात समझाते हुए कहा, हनी, मैंने पहले ही क्रोकोडाइल किंग को चुनौती दे दी है और आज रात हमारी लड़ाई है। इसलिए मैं टाइगर ग्रुप के फाइटिंग एरिना में जाकर उसके साथ लड़ने वाला हूँ। कियारा को क्रोकोडाइल किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब उसने ये नाम सुना तो उसे अंदाजा हो ही गया था, क्योंकि नाम ही इतना खतरनाक था तो आदमी भी बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकता था। जब एक क्रोकोडाइल किंग है पानी में रहने वाला एक बहुत ही भयानक जीव होता है,
तो फिर उसके नाम से क्रोकोडाइल किंग का नाम का इंसान तो सामान्य कैसे हो सकता था? इसलिए उसने चिंतित होते हुए समर से कहा, क्या क्या वो बहुत खतरनाक है डियर? अगर ऐसा है तो प्लीज मत जाइए ना। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं हनी, चुनौती तो घोषित हो चुकी है। क्या अब तुम चाहती हो कि मैं अपना वादा तोड़ दूं? कियारा ने चिंता भरी आवाज में कहा, लेकिन मुझे आपकी चिंता हो रही है। टाइगर ग्रुप इंडिया से अलग है। वहां के लोग भी उग्र हैं। अगर वे किसी को मार भी दे तो वहीं भी उनका कुछ कर नहीं सकते ना। तो फिर प्लीज आप मत जाइए ना। समर ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा, हनी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्रोकोडाइल किंग मजबूत है, लेकिन मेरे पास उसका सामना करने के लिए अपनी एक अलग ही तकनीक है। अगर ये पहले होता तो समर क्रोकोडाइल किंग का सामना करने समय शायद समझदारी से काम लेता। तो आखिरकार दर्जनों साल पहले वो किंग हुआ करता था, क्योंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। लेकिन अब समर ने एक एंशियंट मार्शल आर्ट योद्धा को धारण कर लिया था, और वो लोअर हेवन किंगडम के टॉप स्टेज पर भी पहुंच चुका था। तो उसे अब क्रोकोडाइल किंग से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन कियारा नहीं चाहती थी कि समर ये जोखिम उठाए, इसलिए उसने कई बार उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन समर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो कुछ भी वादा कर सकता था, लेकिन ये शैडो किंग की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। अंडरवर्ल्ड फाइटिंग एरिया में एक बार चुनौती घोषित होने पर चुनौती करने वाले को उसे पूरा करना ही पड़ता था। नहीं तो अंडरवर्ल्ड के सभी योद्धा चुनौती करने वाले का मजाक उड़ाते। किंगों को अपमानित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनकी अपनी प्रतिष्ठा और गौरव भी होता है। एक किंग के रूप में समर की अपनी प्रतिष्ठा और गौरव था। जब कोई चुनौती होती थी तो उसे जीतना ही होता था। हालांकि कियारा नहीं चाहती थी कि वहां पर समर जाए, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए वो उसे रोक भी नहीं सकती थी। आखिरकार कियारा ने समर को टाइगर ग्रुप के अंडरवर्ल्ड फाइटिंग एरिया में जाने ही दिया, लेकिन उसे अपना ध्यान रखने को भी कहा था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो कियारा के साथ गाड़ी तक आया। कियारा समर को गाड़ी से एयरपोर्ट छोड़ना भी चाहती थी, लेकिन समर ने कियारा और मिष्टी को कंपनी में जाने के लिए कह दिया था। कियारा के जाने के बाद समर विला नंबर 14 की तरफ मुड़ गया। विला नंबर 14 में पहुंचते ही समर ने 3 बार विला के दरवाजे पर दस्तक दी। तभी एलिस ने दरवाजा खोला, और एलिस पायल की सुरक्षा का ध्यान रख रही थी, इसलिए पायल के वो घर में रहती थी। सुबह सुबह का समय होने के कारण एलिस अभी अभी उठी ही थी। वो सिर्फ एक काले नाइट ड्रेस में थी, जिसमें उसका फिगर साफ महसूस हो रहा था। समर ने बहुत ही सुंदरियां देखी थी, लेकिन ज्यादातर सुंदरियां भारत की ही थी। लेकिन एलिस, ये यूरोपियन सुंदरी, बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। एलिस ने अपने दरवाजे से बाहर समर को देखा। उसकी चमकदार आंखों में एक खुश मुस्कान आ गई थी, और वो समर की बाहों में गिर गई। उसने समर के होठों को चूमते हुए कहा, शैडो किंग हाइनेस, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आई मिस यू वेरी मच। एलिस के होठों पर होठ रखते ही उनमें से एक अलग सी खुशबू आ रही थी। अगर कोई और दिन होता तो समर एलिस को जरूर अपने साथ ले जाता, लेकिन आज जो हो रहा था उसे देखते हुए उसने न चाहते हुए भी एलिस को दूर धकेल दिया। उसने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, एलिस, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग हाइनेस, पहले किस बात में बता देना। समर ने एलिस को बहुत उत्तेजित होता हुआ देखा, तो उसने उसे दूर धकेल दिया और कहा, एलिस, ये बंद करो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ टाइगर ग्रुप चलो, क्योंकि आज रात मेरी क्रोकोडाइल किंग से लड़ाई होने वाली है। उसकी बात सुनकर एलिस एकदम से उलझन में भर गई। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि चुनौती सीधे
कैथरीन के जरिए की गई थी। समर ने एलिस को क्रोकोडाइल किंग की दी गई चुनौती के बारे में समझाया और कहा, तुम आज मेरे साथ टाइगर ग्रुप चलोगी। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? एलिस ने भी उत्साहित होते हुए कहा, ओह, वाह, मैं चलूंगी आपके साथ। जब दोनों बात कर ही रहे थे, तब तक पायल भी उठ गई थी। उसने देखा कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल चिपके हुए हैं। उनको ऐसे एक दूसरे के साथ चिपका हुआ देखकर उसके दिल में एकदम से थोड़ी सी जलन पैदा हो गई। पायल ने अपने होठ थोड़े से फुलाकर एकदम से पूछा, समर, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? समर ने फिर पायल को समझाया। पायल को समर की सुरक्षा की चिंता थी और वो भी नहीं चाहती थी कि समर वहां पर जाए। आखिरकार समर को हाथ बढ़ाना ही पड़ा। इसलिए उसने एक टाइटैनिक मिश्र धातु का प्याला उठाया और उसे आसानी से कुचल दिया। समर की ताकत देखकर पायल हैरान रह गई थी, इसलिए वो उसे जाने देने के लिए राजी भी हो गई थी। तभी पायल ने अपने पेट को छूते हुए कहा, समर, मेरी डिलीवरी का समय आने वाला है और तुम पापा बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें सुरक्षित वापस आना ही पड़ेगा समर। उसके गाल से शर्म से भी लाल हो चुके थे। समर ने पायल की आंखों में देखा और उसके पेट को छूते हुए कहा, पायल, तुम चिंता मत करो, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा और देखना, मैं हमारे बच्चे को भी एक कुशल योद्धा बनाऊंगा। इसके बाद समर ने पायल को अलविदा कहा और एलिस के साथ एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। वो फ्लाइट में सवार होकर पेरिस टाइगर ग्रुप के लिए रवाना हो गए थे। जैसे ही वो फ्लाइट में चढ़े, समर ने फ्लाइट में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। यह वही खूबसूरत एयर होस्टेस थी जिसे वो अपनी आखिरी फ्लाइट में मिला था। सामान्य से मेकअप के साथ एयर होस्टेस का चेहरा बिल्कुल कोमल और सुंदर लग रहा था। उसके होठ बैंगनी रंग की लिपस्टिक से ढके हुए थे। ये बहुत ही कोमल लग रहा था। उसने जो नीली ड्रेस पहनी हुई थी, उसके साथ तो उसका शरीर बहुत ही सुंदर और आकर्षक भी लग रहा था। उसने समर को देखते ही खुश होते हुए कहा, हेलो, हम फिर से मिल गए। असल में इस एयर होस्टेस के मन में भी समर के प्रति कुछ भावनाएं थी। फ्लाइट में कई बार उनका आमना सामना भी हुआ था, इसलिए एयर होस्टेस को लगा कि ये नियति ही है। समर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मिस ब्यूटी, हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तुम तो अब और ज्यादा सुंदर हो गई हो। समर की बातें सुनकर एयर होस्टेस का चेहरा अचानक लाल हो गया। जब भी वो समर को देखती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। समर और एयर होस्टेस को एक दूसरे की आंखों में देखता देखकर एलिस के होठ फूल गए। उसने समर का हाथ दबाया और फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है? हालांकि एलिस जानती थी कि शैडो किंग हाइनेस बहुत आकर्षक है और दुनिया भर में उनकी कई साइड गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उनमें से एक गर्लफ्रेंड उनकी फ्लाइट में भी मिल सकती है, और वो भी एयर होस्टेस के रूप में। एलिस की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन एयर होस्टेस ने उसे फिर भी सुन लिया था। उसके लाल लाल और गाल और ज्यादा लाल हो गए थे, मानो गुलाब के फूल बन गए थे। एयर होस्टेस ने शर्माते हुए कहा, माफ कीजिए मिस, लेकिन मैं उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हूं। एलिस पर एक नजर डालते ही उसने मन ही मन सोचा कि यूरोपियन लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। उसकी बात सुनकर एलिस ने हंसते हुए कहा, ओह, तो एक्स गर्लफ्रेंड नहीं तो क्या न्यू गर्लफ्रेंड? एयर होस्टेस स्पष्ट रूप से एलिस के लेवल की नहीं थी। एलिस के थोड़ा सा चिढ़ाने पर वो भाग गई। एयर होस्टेस इस यूरोपीय ब्यूटी का सामना भी नहीं कर सकती थी। समर ने थोड़ा उदास होकर कहा, ओह, मैं तो बस आराम करना चाहता था। अब सिर्फ ठीक है, क्योंकि तुमने होस्टेस को भगा दिया। एलिस ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, आपके पास इंडिया में कियारा और पायल है, और आपके पास पहले से ही बहुत सी लड़कियां हैं।
अब जब हम देश से बाहर जा रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ और सिर्फ मैं ही आपके पास रहूंगी। एलिस की बातों में थोड़ी नाराजगी थी। असल में उसने और समर ने पहले भी प्यार किया था। वो समर की साइड गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसको थोड़ी जलन हो रही थी। एलिस ने एक चार्मिंग मुस्कान के साथ कहा, हनी, क्या आप आराम नहीं करना चाहते? चलिए मैं आपको थोड़ी मालिश कर देती हूँ। ये कहते हुए उसने हाथों को फैलाया और समर की मालिश करने लगी। उसने उसके सिर की मालिश की, धीरे धीरे उसके पीठ, पेट और आखिर में उसके पैरों की भी मालिश कर दी। उसके हाथ इधर उधर धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। समर की सांसें तेज हो गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो लगभग चीख पड़ा। समर ने थोड़ी भारी सांस लेते हुए कहा, एलिस, हम फ्लाइट में हैं। एलिस ने अपने नाजुक लाल होठों पर जेब फिराते हुए समर की मालिश करना जारी रखते हुए कहा, फ्लाइट में तो और भी एक्साइटिंग है ना? समर को इतना अच्छा लगा कि वह लगभग सिसक उठा था। समर खिड़की से बाहर सफेद बादलों को देख रहा था और एलिस की मालिश का आनंद ले रहा था। वो इतना सहज था कि हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो एयर होस्टेस 2 कप कॉफी लेकर बाहर निकली। समर के पास से गुजरी। उसने देखा कि एलिस समर की मालिश कर रही थी। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो बस अंदर ही अंदर से फट ही जाएगी। एयर होस्टेस शर्माते हुए उनके सामने आई और एकदम से एलिस से बोली, मिस, हम अभी फ्लाइट में हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन एलिस ने एयर होस्टेस की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो समर की मालिश करती रही। एलिस जानती थी, किसी भी लड़के के दिल तक पहुंचने के लिए उसे उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना भी जरूरी होता था। एयर होस्टेस ने जब देखा तो एलिस नहीं रुकी, तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई और थोड़ी नाराज भी हो गई थी। उसे लग रहा था कि यूरोपियन लड़की कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड है। एयर होस्टेस ने फिर से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कहा, मिस, हम फ्लाइट में हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज स्टॉप दिस। हालांकि एलिस ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन एयर होस्टेस बार बार एलिस को वार्निंग देती रही। हालांकि एलिस ने एक तरफ भी उसके बार नहीं देखा और उसने समर की मालिश करना जारी रखा। एयर होस्टेस ने देखा कि एलिस उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। वो रोने ही वाली थी। वो एक बार समर की तरफ मुड़ी और बोली, हेलो मिस्टर, हम फ्लाइट में हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर किसी ने इनकी इस हरकत का पता चला लिया तो मुझे अपनी सैलरी से हाथ धोना पड़ेगा। प्लीज इनको कहिए कि ये चीज रहने दें। एयर होस्टेस का उदास चेहरा देखकर समर को भी बुरा लगा। उसने एलिस का हाथ छूते हुए कहा, एलिस, रुक जाओ, मालिश करना बंद कर दो। उसकी बात सुनकर एलिस तुरंत रुक गई। एयर होस्टेस का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने समर को कॉफी देते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर, ये आपके लिए 1 कप कॉफी मेरी तरफ से। समर ने भी मुस्कुराते हुए कॉफी ली और सिर हिला दिया। एयर होस्टेस ने शर्माते हुए समर की तरफ देखा, फिर उसने अपना मुंह फेर लिया। उसका शर्मिला चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। हालांकि एलिस ने कभी मालिश की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसकी मालिश का हुनर बहुत ज्यादा अच्छा था। उसकी मालिश के बाद समर को आराम महसूस हुआ। इंदौर से यूरोपीय पेरिस तक उड़ान 13 घंटे की थी और अभी सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे। आगे अभी 11 घंटे कठिन घंटे बाकी भी थे। इसलिए समर सोने की कोशिश करते हुए एलिस से बोला, एलिस, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, पेरिस पहुंचने पर मुझे उठा देना। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और झपकी लेने लगा। उसे अपनी एनर्जी फिर से इकट्ठा करने की जरूरत थी, क्योंकि आगे एक भयंकर फाइट होने वाली थी। जब समर आराम कर रहा था तो एयर होस्टेस बार बार यहाँ वहां चक्कर लगा रही थी। वो समर से बात करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि समर तो सो रहा है, उसके पास वहां से जाने के अलावा अब और कोई दूसरा विकल्प बचा भी नहीं था। 13 घंटे बाद फ्लाइट पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। फ्लाइट लैंड होते ही
एलिस ने समर को थोड़ा सा हिलाते हुए कहा, अरे बॉस, बॉस, हम पेरिस पहुंच गए हैं। समर ने धुंधली सी आंखें खोली। उसके आलस में एक और लंबी अंगड़ाई ली। बॉडी एनर्जी वापस पाने के लिए नींद ही सबसे अच्छा तरीका थी। इसके बाद समर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर चले तो। ये कहते वो एलिस के साथ प्लेन से नीचे उतर गया। एयरपोर्ट की लॉबी में बर्नार्ड काले सूट पहने एक रोल्स रॉयस गाड़ी में पहले ही उनका इंतजार कर रहा था और उनके पीछे कई दर्जनों बॉडीगार्ड भी थे। तभी बर्नार्ड के बगल में खड़ी एक गोरी सुंदरी बर्नार्ड की ओर बढ़ी। वो फ्रांसीसी टेलीविजन स्टेशन की होस्ट थी। उसने बर्नार्ड की एक और अमीर बिजनेसमैन के रूप में देखा था। स्वाभाविक रूप से वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। फेयर ब्यूटी बर्नार्ड के पास गई और उसने जाते ही बर्नार्ड से पूछा, डियर मिस्टर बर्नार्ड, आज आप एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हैं? बर्नार्ड ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं यहाँ किसी को पिक करने के लिए आया हूँ। बर्नार्ड की बात सुनकर, हालांकि उस ब्यूटी को अनुमान लगा लिया था कि वो किसी लड़की को पिक करने के लिए आया होगा, इसलिए वो अभी भी बहुत हैरान थी। बर्नार्ड कभी प्रेसिडेंट के लिए वेट नहीं करता था, लेकिन आज वो खुद किसी का इंतजार कर रहा था। वहीं एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए एलिस ने बर्नार्ड को देखा और कहा, बॉस, देखिए, बर्नार्ड हमें खुद पिक करने के लिए आया है। समर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और एलिस के साथ बर्नार्ड की तरफ चल पड़ा। जब समर उसके पास पहुंचा तो टेलीविजन स्टेशन की होस्ट ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, मैं मिस्टर बर्नार्ड का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ और प्लीज, क्या आप पीछे हट सकते हैं? होस्ट की बात सुनकर समर ने धीरे से मुस्कुराते हुए बस उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ता रहा। उसको ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखकर होस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अगर समर की हरकत से ये गोरी सुंदरी नाराज हुई तो उसके शब्द सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अभी अभी समर को कहते सुना था, अरे बर्नार्ड, तुम्हारी आंखें तो पांडा जैसी कैसी हो गई हैं? क्या तुम्हें ठीक से आराम करने का मौका भी नहीं मिल रहा? समर की बात सुनकर टीवी होस्ट के चेहरे के भाव बदल गए। वो बहुत समय से टीवी होस्ट थी और उसने कई लोगों का इंटरव्यू किया था, लेकिन आज तक उसने किसी को भी बर्नार्ड से ऐसे बात करते हुए देखा नहीं था। उसने समर को घूर कर देखा और असंतुष्ट स्वर में कहा, मिस्टर बर्नार्ड पेरिस के सबसे अमीर आदमी हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक। तुम तो बस एक बदमिजाज आदमी हो। मिस्टर बर्नार्ड से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बेहतर होगा कि तुम मिस्टर बर्नार्ड से अभी के अभी माफी मांग लो। गोरी सुंदरी के नजरिए से बर्नार्ड न सिर्फ एक अमीर आदमी है, बल्कि फ्रांस का गौरव भी था। और अब ये इंडियन लड़का उनकी इंसल्ट कर रहा था, इसलिए उसे निश्चित रूप से थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा था। तभी उस होस्ट को ऐसे समर को डांटता हुआ सुनकर बर्नार्ड ने उस पर बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो तुम। शैडो किंग हाइनेस मुझे कुछ भी कह सकते हैं, वे मेरे लिए सम्मान की बात है। इस होस्ट ने उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर हैरानी के साथ कहा, मिस्टर बर्नार्ड, मैं तो आपकी मदद कर रही थी, आप मुझे कैसे डांट सकते हैं? वो पूरी तरह से हैरान थी। बर्नार्ड ने गोरी सुंदरी को घूर कर देखा और फिर कहा, तुम बेवकूफ हो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? शैडो किंग हाइनेस को क्या करना है, ये सिखाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? गोरी सुंदरी को डांटने के बाद बर्नार्ड ने समर की तरफ मुड़कर उसका सम्मान पूर्वक अभिवादन करते हुए कहा, डियर शैडो किंग हाइनेस, ये लिटिल बर्नार्ड आपका पेरिस में स्वागत करता है। दूसरों के लिए बर्नार्ड एक अमीर और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन समर के सामने वो एक वफादार नौकर के अलावा कुछ भी नहीं था। टीवी की गोरी सुंदरी ने देखा कि बर्नार्ड समर का अभिवादन करने के लिए झुका है और उसने खुद को लिटिल बर्नार्ड भी कहा है। वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखें सदमे से भर गई थी। सदमे का मतलब यह नहीं था कि वो जो महसूस कर रही थी उसे सही ठहरा सके। ये कहना ज्यादा उचित होगा कि वो बुरी तरह से
डर भी गई थी। उसने मन ही मन में सोचा, आखिर ये इंडियन लड़का है कौन जो मिस्टर बर्नार्ड उसके साथ ऐसे सम्मानपूर्वक बर्ताव कर रहे थे। उस खूबसूरत गोरी लड़की के मन में समर के प्रति जो डर था, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी आ गई थी। समर ने उस गोरी सुंदरी को इग्नोर करते हुए बर्नार्ड से कहा, लिटिल बर्नार्ड, चलो, वैसे तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हारी आंखें नींद से भरी हुई क्यों लग रही है। बर्नार्ड ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग हाइनेस, मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ और ये क्रोकोडाइल किंग की जानकारी है जो मैंने अपने आदमियों के माध्यम से इकट्ठा की है। आप इन्हें एक नज़र देख लें। ये कहते हुए बर्नार्ड ने अपनी जैकेट से एक एनवलप निकाला और समर को सम्मानपूर्वक सौंप दिया, जिसमें क्रोकोडाइल किंग की पूरी जानकारी थी। समर ने बर्नार्ड के हाथ से एनवलप लिया और बर्नार्ड से काफ़ी वो इम्प्रेस भी हो गया था। समर ने कुछ दिन पहले बर्नार्ड को बताया था कि वो अंडरवर्ल्ड के क्रोकोडाइल किंग को चैलेंज करने के लिए पेरिस आ रहा है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि बर्नार्ड उसके लिए क्रोकोडाइल किंग की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 3 दिन तक सोएगा भी नहीं। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसकी आंखें इसलिए काली थी। वो लगातार 3 रातों तक जागता रहा था। उसके बाद बर्नार्ड ने खुद रोल्स रॉयस गाड़ी चलाई और समर और एलिस को अंडरवर्ल्ड फाइटिंग एरिना की तरफ ले चल पड़ा। बॉडीगार्ड ने सावधानी बरतते हुए उनके पीछे 7-8 गाड़ियां लगा दी और उनकी सिक्योरिटी के लिए कार की पिछली सीट पर बैठे समर ने बर्नार्ड द्वारा इकट्ठे किए गए डेटा को ध्यान से देखा, जो क्रोकोडाइल किंग की पूरी लाइफ का रिकॉर्ड था। क्रोकोडाइल किंग 45 वर्षीय आदमी और जो पेरिस में रहता था। उसने 15 साल पहले यूरोपीय मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना दबदबा कायम कर दिया था, जिसने 188 यूरोपीय चैंपियनों को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। यूरोप में क्रोकोडाइल किंग का जिक्र ही डरावना था और वो टाइगर किंग से भी ज्यादा पावरफुल किंग था। वो एक अनुभवी किंग था। 15 साल पहले क्रोकोडाइल किंग कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया में भी गया था। वहां वो घायल हो गया था। उसके बाद रहस्यमय तरीके से वो गायब हो चुका था। अफवाह थी कि वो यूरोप के एक दलदल वाले एरिया में छिपा हुआ था जहां मगरमच्छ रहते थे। वो एक पावरफुल तकनीक की प्रैक्टिस कर रहा था। समर को यह जानकारी मिली और वो क्रोकोडाइल किंग को अच्छी तरह से समझ गया। ये एक पावरफुल ओपोनेंट था। 15 साल पहले ये एक किंग था। अब 15 साल बीत चुके हैं। समर का मानना था कि क्रोकोडाइल किंग किंग लेवल से भी अब आगे निकल चुका होगा। ऐसा लग रहा था कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया से निकलने वाला कोई भी व्यक्ति कम से कम एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर तो जरूर होना चाहिए था। वहीं से ही घोस्ट किंग सेक्ट की स्थापना की और इंडिया के 18 प्रांतों में अपना दबदबा बना लिया था। घोस्ट किंग भी एक छिपा हुआ फाइटर था और इस तरह से वो समझ गया था कि क्रोकोडाइल किंग को भी कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया से जरूर कोई पावरफुल तकनीक मिली होगी। हालांकि भले ही क्रोकोडाइल किंग के पास एंशियंट मार्शल आर्ट की कोई भी तकनीक क्यों ना हो, समर को उससे कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो भी एक प्राचीन मार्शल आर्ट फाइटर था। वहां टॉप स्टेज तक वो पहुंच भी गया था। लगभग उसने उसके लेवल को पार कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो क्रोकोडाइल किंग से अब नहीं डरता था। अंडरवर्ल्ड फाइटिंग एरिना, जिसे बैटल ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता था, पेरिस के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल अंडरग्राउंड बिल्डिंग थी। ये विशाल अंडरग्राउंड बिल्डिंग 1 लाख वर्ग मीटर से भी ज्यादा एरिया में फैली हुई थी और इसमें हजारों लोग एक साथ बैठ सकते थे। समर और क्रोकोडाइल किंग की फाइट ने पूरे अंडरवर्ल्ड को चौंका दिया था। कई स्ट्रॉन्ग देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ आए हुए थे। वे सभी समर और क्रोकोडाइल किंग की तकनीक को देखना चाहते थे। इन फाइटर्स में अमेरिका के टॉप चैंपियन माइकल डिसांता, रूस के किलर लीग के तुलतुल, थॉल के बॉक्सिंग किंग शियोल गुआ, कोरिया के ताइक्वांडो के बादशाह जिहोन पार्क और जापान के तलवारबाज के बादशाह इशिकियो शिरो वगैरह आदि आ चुके थे। सैकड़ों सुपर पावर फाइटर्स यहाँ पर आ चुके थे।
दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक साथ इकट्ठा थे और कोई जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। यह एक किंग का प्रोग्राम था। यहाँ आने के लिए इंसान कम से कम किंग लेवल का तो फाइटर होना जरूरी ही था। कुछ सुपर पावर फाइटर के अलावा दुनिया के सबसे अमीर लोग ये फाइट देखने आए थे। अमीर लोगों की बात करें तो ये वही अमीर आ सकते थे जिनके नाम वर्ल्ड टॉप 100 अमीरों में आता था। अंडरवर्ल्ड फाइटिंग एरिना लोगों से लगभग खचाखच भरा हुआ था। यहाँ ये कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति मौजूद थे। वे बस एक नॉर्मल किक से 3 रिएक्टर पैमाने के भूकंप आसानी से ला सकते थे। बर्नार्ड द्वारा ऑपरेटेड रोल्स रॉयस हालांकि शानदार थी और इसकी कीमत $10 मिलियन से अधिक थी, लेकिन यह फाइटिंग एरिना के एंट्री गेट पर खड़े 2 हेलीकॉप्टरों से थोड़ा सा सस्ता था। समर गाड़ी से बाहर निकला और हेलीकॉप्टर पर स्किल और काले भालू के पैटर्न को देखकर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई थी। पहले हेलीकॉप्टर में जिस पर स्किल पार्टनर बना हुआ था उसमें अमेरिका का टॉप चैंपियन माइकल आया था। काले भालू के डिजाइन वाले हेलीकॉप्टर में भालू देश के किलर लीग के दुलुथ आए थे। ये दोनों बहुत ताकतवर थे। जाहिर है समर ने इनके बारे में पहले भी सुना था और ये दुनिया भर में मशहूर थे। गाड़ी से उतरते ही समर को लग रहा था कि आभा बहुत डरावनी है। ये आभा उन लोगों से आ रही थी जो कम से कम किंग लेवल के फाइटर थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो किंग लेवल से भी अब आगे निकल चुके थे। ये एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर का ओरा था। तभी एलिस ने समर के पास आते हुए कहा, बॉस, आज की फाइटिंग में जो भी लोग आए हैं वो सभी बहुत पावरफुल हैं। ये कहते हुए एलिस का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। कुल मिलाकर एलिस केवल लेवल एस की फाइटर स्टेज पर थी। किंग भी नहीं, उसके आसपास के अधिकांश लोग उसे खत्म कर सकते थे। समर ने आगे बढ़कर एलिस का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ, चिंता मत करो। समर एलिस और बर्नार्ड के साथ फाइटिंग एरिना की तरफ चल पड़ा। किंग बैटल एरिना 300 मीटर से भी ज्यादा जमीन के नीचे था। अगर कोई नीचे जाना चाहता तो उसको अंडरग्राउंड लिफ्ट से जाना पड़ता था। अंडरग्राउंड बैटल एरिना में एंटर करने से पहले दरवाजे पर सिक्योरिटी चेक भी होता था। दरवाजे पर यूरोप के 2 अश्वेत व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक भूरे बालों वाला और 7 फीट लंबा था, जिसकी ऊंचाई इतनी थी कि वह बिना किसी परेशानी के सेंटर के रूप में बास्केटबॉल खोल सकता था। बेशक ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड न सिर्फ लंबे और ताकतवर थे बल्कि बहुत स्ट्रांग भी थे। हर कोई जो पावरफुल ऑरा उत्सर्जित कर रहा था। समर ने गौर से देखा तो दोनों का लेवल ट्रिपल एस के स्ट्रॉन्ग फाइटर का था। लगभग वो दोनों किंग लेवल के ही फाइटर थे। समर ने एक पल के लिए जैसे जम सा गया था। सिर्फ डार्क वर्ल्ड बैटल एरिना में ही ऐसे गार्ड हो सकते थे, कहीं और बिल्कुल भी नहीं। तभी समर को बाईं ओर खड़े लंबे गार्ड ने कहा, प्लीज अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए सर। उसकी बात सुनकर समर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरे पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है। किंग चैलेंज, समर खुद ही तो चैलेंजर था, इसलिए उसके पास इनविटेशन कैसे हो सकता था। वहीं आज रात यहाँ इतने सारे लोग इसलिए ही तो आए थे क्योंकि उन्हें डार्क वर्ल्ड बैटल एरिना में इनविटेशन भेजा गया था। बड़े दरवाजे के गार्ड ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आपके पास इनविटेशन नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। यह किंग बैटल एरिना है, प्लीज यहां से चले जाइए। उसके स्वर में निष्कासन और दबंगई का भाव था। तभी समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं शैडो किंग हूं, इस फाइट का चैलेंजर। मुझे अंदर जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर गार्ड ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम तुम शैडो किंग हो, शैडो किंग हाइनेस। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अगर तुम शैडो किंग हाइनेस हो तो तुम्हारे पास कम से कम एक भेड़िया तो होगा ही।
क्या तुम्हारे पास एक भेड़िया है? उसकी आंखों में उपहास का भाव था। समर ने उसकी बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन कहा, शैडो किंग के पास एक भेड़िया होना चाहिए। ये क्या बकवास है? और ये नियम बनाया किसने है? समर ऐसे गुस्से में था मानो 10,000 केकड़े उसके दिल पर चुटकी काट रहे हों। उसको वाकई बहुत गुस्सा आ रहा था। समर ने तभी खुलकर पूछा, तुम्हें किसने कहा है कि शैडो किंग के पास भेड़िया होना जरूरी है? हालांकि गार्ड ट्रिपल एस का फाइटर था, लेकिन साफ तौर पर उसका दिमाग बकवास से भरा हुआ था। गार्ड ने ठंडे स्वर में कहा, और जब लॉर्ड क्रोकोडाइल किंग आए तो उनके साथ एक मगरमच्छ भी आया है। इसलिए जब शैडो किंग का लोगो भेड़िया है तो उनके साथ एक भेड़िया भी तो आना चाहिए ना। ये तो स्वाभाविक सी बात है। गार्ड की बात सुनकर समर चौंक गया। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि क्रोकोडाइल किंग सचमुच में रिंग में मगरमच्छ लेकर आया होगा। लेकिन गार्ड की आवाज सुनकर उसे ये नहीं लग रहा था कि वो कहीं से भी कोई झूठ बोल रहा हो। समर ने भौहें चढ़ाते हुए शक भरे अंदाज में फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि क्रोकोडाइल किंग फाइट में मगरमच्छ लेकर आया था? गार्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो एक मगरमच्छ के साथ अंदर गया है जिसे अपने दलदल में उसने पालतू बनाया है। समर को अब उस पर पूरा यकीन हो गया था। क्रोकोडाइल किंग सचमुच में मगरमच्छ लेकर आया था, लेकिन उसके पास कोई भी भेड़िया नहीं था। स्वाभाविक रूप से वो ये साबित नहीं कर सकता था कि वो कोई शैडो किंग था। समर ने अपना सेल फोन निकाला और सीधे किंग बैटल एरिना की जनरल मैनेजर कैथरीन का नंबर डायल कर दिया। कॉल तुरंत ही कनेक्ट हो गई और उधर से कैथरीन की आवाज आई, शैडो किंग हाइनेस, फाइट शुरू होने वाली है, आप कहाँ रह गए हैं? आप जल्दी आइए। समर ने हल्के से कहा, मैं किंग बैटल एरिना के एंट्री गेट पर खड़ा हूँ। क्या आप बाहर आकर मुझे लेकर जा सकती हैं? कैथरीन ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं शैडो किंग, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए वो फोन रखते ही दरवाजे की तरफ चल पड़ी। समर ने दोनों गार्डों की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी, फाइटिंग एरिना की जनरल मैनेजर मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से लेने आ रही है। आप लोग चिंता न करें। दोनों गार्डों ने अविश्वास में सिर हिलाते हुए कहा, सपने ही देखते रहो। जब क्रोकोडाइल किंग आया था तब भी कैथरीन खुद सामने से आई नहीं थी। तो तुम खुद को आखिर समझते क्या हो कि वो तुम्हें लेने आएगी? तुम सब बकवास कर रहे हो। मैं तो कहता हूं कि तुम यहां से जल्दी से चले जाओ। उन्होंने समर को उपहास भरी नजरों से देखा, लेकिन तभी उनको 5 मिनट के भीतर कैथरीन लिफ्ट से आती हुई दिखाई देने लगी। कैथरीन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी उम्र लगभग 26 साल की थी। उसका चेहरा नाजुक और कोमल था। उसकी आंखें समुद्र के रंग के जैसी गहरे नीले रंग की थी। उसकी नाक इंडिया लोगों के नाकों से बिल्कुल अलग थी। उसके नाक काफी ऊंची भी थी। पीछे लहराते हुए बैंगनी घुंघराले बाल जो बैंगनी झरने की तरह बह रहे थे। उसने काले रंग की ड्रेस भी पहनी हुई थी, जिसमें उसका फिगर और भी उभर कर नजर आ रहा था। उसमें से एक अनोखा आकर्षण झलक रहा था। जैसे वो एंट्री गेट के पास पहुंची, दोनों गार्डों ने आदरपूर्वक कहा, कैथरीन, आप खुद यहाँ कैसे आई हैं? अगर कोई काम था तो आप हमें बुला देती। आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी? दोनों पहरेदार कैथरीन के सामने झुक गए थे। कैथरीन सिर्फ किंग बैटल एरिना की जनरल मैनेजर ही नहीं थी, उसका बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग था। उसके बारे में अफवाह थी कि वह टाइगर ग्रुप के किसी सुप्रीम पावर परिवार में से थी। तभी कैथरीन ने दोनों गार्डों पर चिल्लाते हुए कहा, हम्म, अगर मैं नहीं आती तो तुम लोग शैडो किंग हाइनेस को अंदर नहीं आने देते। तुम दोनों सच में कूड़े के ढेर हो। तुम शैडो किंग हाइनेस को कैसे नहीं पहचान सकते, बेवकूफ लोग। हालांकि दोनों गार्ड
किंग के लेवल के फाइटर थे, पर कैथरीन के सामने वो कुछ भी नहीं थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। उनके चेहरे पर अब पसीना टपकने लगा था। उन्होंने कोई बहाना बनाने की भी उम्मीद नहीं की थी। तभी कैथरीन ने एक चुलबुली मुस्कान के साथ समर से कहा, शैडो किंग हाइनेस, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इन लोगों को पता नहीं था कि आप शैडो किंग हाइनेस हैं या आपको पहचान नहीं पाए। आई एम सॉरी। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, कैथरीन, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं डर के मारे बेहोश हो जाऊंगा। समर के कैथरीन के साथ अच्छे कनेक्शन थे, इसलिए वे एक दूसरे के साथ सहजता से मजाक कर सकते थे। कैथरीन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग हाइनेस, आप अभी भी बहुत स्वीट बातें करते हैं। चलो चलते हैं, क्रोकोडाइल किंग नीचे हमारा इंतजार ही कर रहा है। कैथरीन समर, एलिस और बर्नार्ड को अंडरग्राउंड लिफ्ट तक ले गई। वे लिफ्ट से अंडरग्राउंड किंग बैटल एरिना की तरफ चल पड़े। वहीं उन दोनों गार्डों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा और कहा, अरे, ये तो सच में शैडो किंग है, लेकिन ये बहुत घमंडी है। मिस कैथरीन के साथ फ्लर्ट करने की इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? कैथरीन बहुत सालों से किंग बैटल एरिना में एक बहुत बड़ी जनरल मैनेजर थी। दोनों गार्डों ने कभी किसी किंग को मिस कैथरीन से फ्लर्ट करते हुए देखा भी नहीं था। समर ये पहला आदमी था जो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, और उसके फ्लर्ट करने पर कैथरीन भी नाराज नहीं हुई थी। इधर अंडरग्राउंड लिफ्ट की गति बहुत तेज थी। 5 मिनट में कैथरीन समर को अंडरग्राउंड किंग बैटल एरिना में ले गई। किंग बैटल एरिना 100 मीटर से ज्यादा गहराई में अंडरग्राउंड बना हुआ था। इसका एरिया 1 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा का था, और ये कोई साधारण अंडरग्राउंड संरचना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही आलीशान अंडरग्राउंड बिल्डिंग थी। अंडरग्राउंड एरिया एक विशाल गोलाकार फाइटिंग रिंग थी, जो ग्रेनाइट से ढकी दीवारों के पीछे घिरी थी। जमीन भी कठोर संगमरमर से ढकी हुई थी। जहां तक फाइटिंग रिंग की बात है, वो पूरी तरह से टाइटेनियम स्टील से बना था, जो 500 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। इसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पत्थर की सीटें थी, जिस पर बैठकर हर कोई फाइट देख सकता था। साधारण फाइट रिंग में सीमेंट से बना होता है, लेकिन किंग लेवल के फाइटर की ताकत बहुत ज्यादा होती है और उनका पंच सीमेंट को भी तोड़ सकता है। इसलिए किंग फाइटिंग एरिना रिंग में टाइटेनियम स्टील की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कैथरीन ने समर के बगल में चलते हुए फुसफुसाते हुए कहा, शैडो किंग हाइनेस, क्रोकोडाइल किंग 15 साल पहले टाइगर ग्रुप में एक किंग था। वो बेहद पावरफुल है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। समर ने कैथरीन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कैथरीन, तुम सच में मेरी बहुत चिंता करती हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? कैथरीन ने समर की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, शैडो किंग, हालांकि हम अच्छे दोस्त हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए कि आप क्या कह रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड दिव्य वॉरियर है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं एक दिव्य वॉरियर की गर्लफ्रेंड पर डोरे डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। पवित्र स्थल से दिव्य वॉरियर, वो एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था, अविश्वसनीय पावर वाला। समर उन लोगों को भड़काना भी नहीं चाहता था। किंग बैटल एरिना में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। उनमें से ज्यादातर लोग अलग अलग देशों के ताकतवर और बहुत अमीर लोग थे। जब उन्होंने समर को आते हुए देखा, तो जो लोग उसे जानते थे वो उत्साह से जलते हुए उसकी तरफ देखने लगे। बेशक इनमें ज्यादातर लोग यंग ही थे। समर सिर्फ 24 साल का ही था, लेकिन वो पहले से ही शैडो ग्रुप का किंग था। पिछले 3 सालों में वो सबसे पावरफुल और खतरनाक किंग बन चुका था। कई युवाओं के लिए वो आइडल भी बन चुका था। कुछ लोग समर को पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे नापसंद भी करते थे। 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के ताकतवर लोग उससे नफरत करते थे, क्योंकि इन लोगों का आइडियल क्रोकोडाइल किंग था। इसलिए अलग अलग लोगों की
अलग अलग सोच थी और अलग अलग अपने किंगों को वो लाइक करते थे। समर ने फाइटिंग रिंग की टॉप पर दो दोस्तों को भी देखा। पहला था अमेरिका का टॉप चैंपियन माइकल डिसांता और दूसरा था थाईलैंड का बॉक्सिंग किंग शिवेल गुओ। दोनों ही समर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उसी समय समर को कई दुश्मन भी मिले, जैसे कोरिया में ताइक्वांडो के किंग जिहुन पार्क, जापान का तलवारबाजी किंग इशियारा को, और ये दोनों ही उसके दुश्मन थे। उनके बीच पहले भी बहुत फाइट हो चुकी थी, इसलिए उनके साथ उसके रिश्ते बहुत खराब चल रहे थे। वहीं फाइटिंग रिंग में क्रोकोडाइल किंग बीच में पैर पर पैर रखे ध्यान मग्न बैठा था। उसके बगल में एक 3 मीटर लंबा मगरमच्छ भी लेटा हुआ था, जिसकी त्वचा उबड़ खाबड़ थी। उसके नुकीले दांत बेहद तीखे थे। उसने समर के ऑरे को महसूस कर लिया था। क्रोकोडाइल किंग ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, शैडो किंग, आखिरकार तुम आ गए हो। समर ने सहजता से कहा, हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ। दोनों की आवाजें बहुत हल्की थी, पर इस विनम्र आवाज में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किसी भी वक्त फूट पड़ने के लिए तैयार थे। क्रोकोडाइल किंग उठा नहीं, बल्कि अभी भी उसने अपने मगरमच्छ के बगल में बैठा रहा। उसने समर से कहा, तुम 15 वर्षों में मुझे चैलेंज करने वाले पहले व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जिसने भी मुझे आज तक पहले कभी चैलेंज करने की हिम्मत की है, वो आज मर चुका है। उसका लहजा बहुत दबंग था। हर क्रोकोडाइल किंग के हाथ खून से सने हुए थे। अनगिनत लोग उसके हाथों से मारे गए थे, लेकिन दूसरों की लाशों पर पैर रखकर ही आप सच्चे किंग बन सकते हैं। समर ने अहंकार के भाव के साथ लापरवाही से कहा, क्रोकोडाइल किंग, मैं भी तुम्हें यह बताना भूल गया कि अतीत में मेरे द्वारा चैलेंज किए गए सभी लोग मर चुके हैं। तुम्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे 700वें शिकार हो। किसी को भी अपमानित नहीं किया जा सकता था। एक किंग के रूप में समर का अपना गौरव था, और इसलिए वो क्रोकोडाइल किंग की बात सुनकर चुप कैसे रह सकता था। क्रोकोडाइल किंग तभी खड़ा हुआ और समर की तरफ उंगली करते हुए जानलेवा अंदाज में बोला, शैडो किंग, तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन बाद में जब तुम मर जाओगे तो इतने घमंडी नहीं रहोगे। क्रोकोडाइल किंग लंबा था। उसकी त्वचा गोरी और आंखें नीली और बाल पीले थे। यह टाइगर ग्रुप के निवासियों की एक डिस्टिंक्टिव फीचर थी। उसका शरीर पूरा स्ट्रॉन्ग मांसपेशियों से भरा हुआ था। चर्बी का कोई नामो निशान तक नहीं था। जब तक वो खड़ा होता तो किसी विशालकाय राक्षस जैसा दिखता था, जिससे उसकी आभा और भी ज्यादा अद्भुत हो गई थी। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। उसने अपना दाहिना पैर पटका और उसका शरीर ऊपर उठ गया। वो 5 मीटर ऊंची छलांग लगाकर फाइटिंग एरिया में पहुंच गया था। फाइटिंग रिंग में समर को काटने की कोशिश करते हुए क्रोकोडाइल किंग के मगरमच्छ ने अपने सफेद नुकीले दांत दिखा दिए थे। समर की दहाड़ से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अपने इलाके पर ही आक्रमण हो गया हो। मगरमच्छ क्रोकोडाइल किंग के पालतू था और उस कुत्ते जैसा वफादार था। जब मालिक को उकसाया जाता था तो यह मगरमच्छ एक्साइटेड हो जाता था। किंग बैटल एरिना की रेफरी जनरल मैनेजर कैथरीन थी। वो फाइटिंग रिंग में खड़ी चुपचाप उन्हें देख रही थी। कैथरीन को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंका जा सकता था कि वो एक महिला थी। वो न सिर्फ अपने बैकग्राउंड और रंग रूप के कारण, बल्कि अपनी पावरफुल शक्ति के कारण भी किंग बैटल एरिना की जनरल मैनेजर बनी थी। कैथरीन एक मार्शल आर्ट फाइटर थी। वेस्टर्न मार्शल आर्ट फाइटर ईस्टर्न एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर की तरह बहुत पावरफुल भी होते हैं। तभी समर ने सहजता से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, कैथरीन,
मैं यहाँ क्रोकोडाइल किंग को चैलेंज करने के लिए आया हूँ, इस मगरमच्छ को नहीं। क्या इस फाइटिंग रिंग में जानवरों को भी लेकर आ सकते हैं? उसकी बात सुनकर कैथरीन ने सिर हिलाया और कहा, रिंग में फाइटर का पालतू जानवर उसके लिए हथियार की तरह होता है, इसलिए आप कोई भी हथियार या जानवर रिंग में लेकर आ सकते हो। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया, लेकिन वो थोड़ा उदास था। अगर उसे यह पता होता तो वो मिस्टी को अपने साथ लेकर आता। मिस्टी भी तो उसकी पालतू थी। हालांकि उसकी ताकत किंग लेवल की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल तो थी ही। समर की कैथरीन से बातचीत का फायदा उठाते हुए मगरमच्छ ने दूसरी दहाड़ लगाई। वो तेजी से रिंग पर चढ़ गया और समर की तरफ झपटा। तभी क्रोकोडाइल किंग ने समर की तरफ देखते हुए गर्व से कहा, शैडो किंग, मेरे पालतू जानवर के साथ फाइट करो, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारे पास मुझसे फाइट करने की ताकत है भी या नहीं। और अगर मगरमच्छ ने तुम्हें मार दिया तो मेरे समय बर्बाद होने से बच जाएगा। मुझे हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रोकोडाइल किंग की बातें सुनकर आसपास के लोग भी उलझन में पड़ गए थे। ये क्रोकोडाइल किंग वाकई में बहुत घिनौना था, जो समर से फाइटिंग के लिए एक जानवर का इस्तेमाल कर रहा था। ये समर के साथ एक जानवर जैसा व्यवहार कर रहा था और उसे एक जानवर से फाइट करने के लिए कहना। सब लोग समर की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि वो क्या रिएक्ट करता है। आखिरकार समर ने क्रोकोडाइल किंग को चैलेंज दिया था और अब क्रोकोडाइल किंग के मगरमच्छ से वो फाइट करने वाला था। वहीं यह सीन देखकर कैथरीन के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए। उसने सोचा भी नहीं था कि क्रोकोडाइल किंग अपने मगरमच्छ से शैडो किंग का अपमान करेगा। वहीं समर ने मन ही मन में सोचा, भाड़ में जाओ तुमने एक साधारण मगरमच्छ को मुझसे फाइट करने के लिए कहा है। समर का चेहरा काला पड़ गया था। उसकी आंखों में गहरा किलिंग इंटेंट चमक रहा था। समर ने मगरमच्छ को घमंडी से देखते हुए कहा, मैं इस तरह के जानवर को सिर्फ एक पंच में आसानी से मार सकता हूं। उसकी बात सुनकर आसपास के लोगों के मुंह में अविश्वास से खुले के खुले रह गए थे। वो मन ही मन में एक ही बात कह रहे थे, अरे यार, ये मगरमच्छ है, जानवरों के साम्राज्य का सबसे बड़ा शिकारी। ये कोई कुत्ता बिल्ली नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इसे एक पंच में मार सकते हो? आसपास के लोगों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ था, और तो और खुद क्रोकोडाइल किंग को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मगरमच्छ की खाल और शक्ल कवच की तरह मोटी होती थी। तेज लंबी तलवार भी मगरमच्छ की खाल को भेद नहीं पाती, पंच तो दूर की बात। तभी उस मगरमच्छ ने दहाड़ते हुए अपना विशाल खूंटे लथपथ मुंह खोला। जब उसने मुंह खोला तो एक सिंह से भी बड़ा था। सब लोग देख सकते थे कि उसके कई नुकीले दांत थे और वो समर पर बेतहाशा झपट रहा था। मगरमच्छ की काटने की फोर्स बहुत पावरफुल होती है। एक बार काटने के बाद वो शिकार की हड्डियों को आसानी से तोड़ सकता था, और यहाँ तक कि वो पूरे शिकार को ही एक दो टुकड़ों में काट सकता था। तभी समर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम नीच जानवर हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपने शरीर में एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने एनर्जी को अपने पंच में इकट्ठा कर लिया था। अगले ही पल उसके पंच ने हवा को तोड़ दिया, जिससे एक स्ट्रॉन्ग धारा पैदा हो गई थी। उसने मगरमच्छ के सिर पर जोरदार वार कर दिया। पंच इतना तेज था मानो बिजली चमक रही हो। उसने मगरमच्छ का सिर जोर से कुचल दिया था। तभी धमाके की जोरदार आवाज आई। मगरमच्छ की खाल, मांस, खून चारों तरफ उड़ गया। उसकी खोपड़ी तुरंत फट गई। मगरमच्छ का सिर सीधे फट गया था। विशालकाय मगरमच्छ का सिर जमीन पर गिर पड़ा, दो बार छटपटाया और फिर मर गया। एक पंच और उसने जानवर वर्ल्ड के टॉप शिकारी को मार डाला था। लेकिन देखना यह था कि क्या वो क्रोकोडाइल किंग को भी मार पाएगा या नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और जो भी अपनी कहानी दूसरी सुन रहे हैं, उनको भी लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।
और जिन्होंने अभी तक अपनी दूसरा चैनल मिस्ट्री स्टोरी कार्टून को भी नहीं देखा है, वो मिस्ट्री स्टोरी कार्टून पर जाए और वहाँ की कार्टून वाली स्टोरीज को भी जरूर देखे।